What's up guys? I hope you are doing well. Are you वीर? Welcome to Stellar Army। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गई यार। यहाँ पर अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आप लोगों को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी, किस तरीके से किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, अपनी हेल्थ को फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग कुछ चीजें हैं वो अचीव कर पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जैसे जिंदगी आप लोगों की चल रही है उसी जिंदगी को चलाते चलाते आप लोग जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर लें, तो यार ना तो ये पॉसिबल आज तक हो पाया है और ना ही आगे हो पाएगा। तो आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है कि जहां पर आप लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप लोगों को लाइफ में टेंशन लेना पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी पर वेट बढ़ता हुआ जा रहा है तो यार चलता है, खाते पीते घर के हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है, तो वो वाले डायलॉग आप लोग बोलते हुए नजर आओगे। पर लेकिन रियलिटी में क्या आप लोगों को लगता है कि खाते पीते घर का इंसान जो है इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आगे क्या होगा? तो खाते पीते घर का इंसान जो है वो बहुत ही बड़ी ट्रबल में आने वाला है, दुनिया भर की उसकी बॉडी में प्रॉब्लम लगने वाली है। और जिंदगी में जैसे जैसे आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है, आप लोग जिंदगी में एक नहीं जीने का एक आस छोड़ने लगते हो कि हाँ ठीक है यार, बस यही थी जिंदगी, अपनी गई। तो इस तरीके से नहीं, आप लोगों को उसके साथ में लड़ना है। मैंने कहते जैसे कि एक आर्मी पर्सन, ठीक है, उस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। तो उसी के बारे में बोला गया है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आप लोग कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में चेंज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरी जिंदगी बदल ही नहीं रही, बदलेगी कैसे मेरे भाई? ये तो बता दो। जब आप लोग बदलने के लिए कुछ स्टेप ही नहीं उठा रहे हो, आप लोगों को लगता है जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहे, मतलब एक तरीके से कुछ करना ना पड़े नया और जिंदगी चेंज हो जाए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार। जो बीज आप लोग खेतों में डाल रहे हो उसी तरीके की फसल उगेगी ना। आप लोग डाल तो रहे हो, वहां पर मान लीजिए आम के बीज लगा रहे हो, आप लोग आम का पेड़ उगाना है, आप सोच रहे हो कि एप्पल लगने लगे उसके ऊपर, तो ये तो यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए आप लोगों को एप्पल का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर रियलिटी में आप लोग कुछ काम करना है तो उसके लिए आप लोगों को उसी लेवल पर जाकर चीजों को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे और आप लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़कर जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करने के बारे में सोचेंगे, जो कि आप लोगों की लाइफ को उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा जिस डायरेक्शन में आप लोग अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं। है कि नहीं? यस या फिर नो बताइए कमेंट बॉक्स में। किस किसने अभी रिसेंटली कुछ चेंज लेकर आया लाइफ में जिससे कि उसको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है? देखो यार, लेक्चर तो बड़ा शानदार रहने वाला है। मतलब जितना मजा मैंने पीपीटी बनाने में लिया उतना ही मजा मैं पढ़ाने में लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है लेक्चर, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। कुछ चीजें आप लोगों को रिपीटेड भी होती हुई नजर आएंगी क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिविजन भी आप लोगों को हो जाएगा। देखिए, डेली न्यूज़पेपर सुनने का ये फायदा होता है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं सुनने को मिलती है, बहुत सारी चीजों का आप लोगों का रिविजन भी हो जाता है, आप लोगों के माइंड में चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप लोगों को मैंने बोला था कि रिवाइज चीजों को जितना करोगे उतना ज्यादा बेटर है। अब तो सारी चीजें आप लोगों के पास में है, आप लोगों के एग्जाम की डेट भी आप लोगों के पास में है, आप लोगों का कई सारे एडमिट कार्ड भी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये दो वीडियो आप लोगों की जिंदगी में करंट अफेयर को बेसिकली उन्हें काबू कर सकती है, करंट अफेयर का उद्धार कर सकती है। दोनों वीडियो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सॉरी, ये टेलीग्राम, ठीक है। ये बेचारी बहुत दिनों से चल रही है, चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है। ये वेबसाइट लगभग 2 साल से बनी हुई है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता यार वेबसाइट के लिए, कुछ अलग से 1-2 आदमी रखने पड़ेंगे, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी। ये बेचारी ऐसी पड़ी हुई है बहुत लंबे समय से, डोमेन भी ले रखा है, सारी चीजें मतलब एक तरीके से पड़ी हुई हैं। उन्हें कहते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा चल रहा है बराबर यूटिलाइजेशन कुछ हो नहीं रहा है। कई बार कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब चलो देखो टाइम पे देखे सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है। तो जब चीजों का टाइम आएगा वो हो ही जाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा यार, अच्छे से आप लोग एंजॉय करोगे। इसी के साथ में सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे पाओगे मुझे लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि बहुत बार न्यूज में रहते हैं। 17 पैरेलल ये कहां से होकर गुजरती है, यानी कि एक तरीके से किस कंट्री से आप लोगों को देखने को मिलेगी जो 17 पैरेलल है, ठीक है। कोरिया, इसी के साथ में वियतनाम, इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जापान या फिर इंडोनेशिया। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि किससे होकर यहाँ पर ये गुजरती है। तो इसके बारे में कई सारी ऐसी लाइन है जो कई बार पूछ ली जाती है, कई बार मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हल्का सा अगर आप लोग आइडिया रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं इसका आंसर दूंगा और बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे थे कल उनका भी आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में ही दूंगा, ठीक है। काफी अच्छे से कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए, तो इसी तरीके से आंसर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, मेरे अंदर का जोश बढ़ जाता है, यानी कि मेरा
ब्लड जो है वो डबल स्पीड से पंप होने लगता है। मैंने कहा हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से चीजों को देखिए समझ रहे हो। देखिए इंसान ना आंसर वही दे पाता है जिसने चीजें समझी है। मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया, अब आंसर लिखने की बारी है, आप लोगों के माइंड से निकल गया। तो आंसर लिखना भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो अगर आप लोग आंसर लिख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समझो बहुत सारी भीड़ से आप लोग ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। जो आंसर राइटिंग आंसर ग्रुप में कर रहे हैं उसको आप लोग देखिए, रेगुलर उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखिए। तो चीजें करने से होती है यार, ठीक है। तो अगर आप लोग चीजों को करना स्टार्ट करोगे तो ही तो बदलेंगी चीजें। और माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, तो आप लोगों को यहीं पर ही चीजें करनी पड़ेंगी, तो क्यों ना उनको इंप्लीमेंट करके चला जाए, ठीक है। तो यही बात है, आइए एक एक करके आर्टिकल देखेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल एंगल बता रहे हैं यहाँ पर कि सोशल मीडिया के बारे में कि हाँ अभी राहुल गांधी जी के अकाउंट जो है वो बेसिकली वो नहीं सब चल रहा है कि हाँ ब्लॉक कर दिए गए हैं, कांग्रेस का अकाउंट ब्लॉक किया। तो वो सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, पर लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कई सारी, सोशल मीडिया का लाइफ पे क्या इंपैक्ट है, किस तरीके से सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है, इवन इंटरव्यू के अंदर भी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, चक्षु खुलेंगे। और कुछ ऐसी भी एहतियात भी आप लोग बरत सकते हैं लाइफ में, सोशल मीडिया अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो लाइफ में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। अफगानिस्तान तालिबान के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि काफी बुरी कंडीशन अफगानिस्तान के अंदर हो चुकी है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कितना खतरनाक माहौल यहां पर बन जाएगा। तो उसी के बारे में तो पूरा आर्टिकल बताऊंगा डिटेल में, ताकि आप लोग समझ सके अच्छे से बिना किसी टेंशन के। इसलिए बोला मैंने कि आर्टिकल कम है डिस्कस करने के लिए, पर लेकिन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। और कभी भी किसी भी तरीके से चाहे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे आप लोगों से कहीं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना हो, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चहुमुखी विकास करने वाले हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी लगभग शायद 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त को यहाँ पर इनके द्वारा 9 अगस्त आई थी, ठीक है, इन जो यहाँ पर भी इनके द्वारा एड्रेस किया गया था, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल मीटिंग थी, तो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात की गई थी। तो सारी बातें जानेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को रिपीटेड देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा जो मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं। तो हो सकता है कई सारों के रिविजन भी आप लोगों को देखने को मिले, तो डिटेल में समझेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला आर्टिकल भी अच्छा आर्टिकल है आप लोगों को सेंस दिलाने के लिए कि हाँ पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलते हैं। देखिए दो तरीके के इंसान होते हैं, जैसे कि जिंदगी में प्रॉब्लम आई, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो बॉडी पर कुछ पिछले कुछ सालों में मेरा इतना ज्यादा पैसिव जोन में मैं आ गया था कि मेरी बॉडी पर काफी ज्यादा फैट बढ़ गया, कई सारी बीमारी लगने लगी शरीर के अंदर। इसीलिए आप लोगों को पता है जो वीडियो थी 8:30 बजे आती थी, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ रहा था। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा यार शरीर रहेगा तो चीजें बच पाएंगी, पता चला कुछ और ही काम जुड़ा फिर रहा है, ठीक है। तो वो चीजें मैंने कंट्रोल की, अब आकर चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई जिंदगी में, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो उसी के चलते लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे 1990s के रिफॉर्म थे, तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी कहां पर पहुंचा दी। तो ये जो कोविड-19 की अभी दिक्कत चल रही है, इसको भी बोला कि अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो, इसको एक तरीके से दिक्कत में से सोल्यूशन निकालो। तो जानेंगे आर्टिकल में क्या बढ़िया बढ़िया बातें की गई हैं, उनको समझेंगे। ये वाला आर्टिकल फिर से बात की जा रही है यहाँ पर, एक तो सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। ग्राउंड जीरो में पर्टिकुलर एरिया के बारे में कुछ माइन्यूट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, कि वो जो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लोकल एरिया के बारे में तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि आज के डेट में जो मिजोरम के चलते और आसाम के बीच में जो दिक्कत चल रही है, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिक्कतें हैं, उनके बॉर्डर को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, तो उसको लेकर अभी सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, फिर से रीओपन किया जा रहा है बॉर्डर। तो वही सब बातें हैं जो कई बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बस ये समझना कि अंग्रेजों के टाइम पर कुछ रायता फैलाया गया था आसाम और मिजोरम के बॉर्डर को, उसको लेकर सॉल्यूशन निकालने की बात की जाती है। तो काफी लंबे समय से यहाँ पर ये रस्साकसी चल रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक बार देखिए अगर कोई भी इस तरीके से राज्य आता है ना, उसको तुरंत देखा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आसाम, ठीक है, और ये हो गया मिजोरम, और ये है वो रायता फैलाने वाला एरिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आइए आर्टिकल को आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो करूंगा अफगानिस्तान वाला आर्टिकल। अफगानिस्तान वाला आर्टिकल है आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कुछ दिनों पहले, आप लोगों को याद होगा। ये वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग उसको तो पता ही है मुझे, बस ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि उस टाइम पर जो ये बात बोली थी वो आज सत्य होती हुई आ रही है। किस तरीके से कि सिविल वॉर इज सर्टेनली ए पाथ दैट कैन बी विजुअलाइज इफ अफगानिस्तान कंटिन्यू ऑन दिस स्ट्रेटजी इन, यानी कि एक तरीके से ये बात की जा रही है कि
कि जिस तरीके से सिविल वॉर यहां पर अभी देखने को मिल सकती है अगर अफगानिस्तान इसी पाथ पर चलता रहा, ठीक है। तो यही बोला गया कि एक तरीके से गृह युद्ध आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सिविल वॉर इज सर्टेनली ए पाथ, यानी कि एक पाथ होगा सिविल वॉर अगर इसी तरीके से तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर घुसता रहा, तो अफगानिस्तान आने वाले टाइम में उसी ट्रेजेक्टरी उसी पाथ पर चल रहा है, और यही बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल है। तो यहां पर ये जो पूरा आर्टिकल बेसिकली बता रहा है फिलहाल के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करें पिछले 7 से 8 दिनों में बड़ी बड़ी सिटी जो है अफगानिस्तान के अंदर वो तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो वो तालिबान के कंट्रोल में आ रही है, तो तालिबान जो है काफी बर्बरतापूर्ण यहां पर व्यवहार कर रहे हैं। कंधार, हेरात, ये वो सिटी है जो कि बड़ी बड़ी सिटी है, खतरनाक सिटी है। तो आने वाले टाइम में क्या यहां पर शांति हो पाएगी, तो ये आर्टिकल जो है मैं आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आखिर ये माहौल स्टार्ट कहां से हुआ? ये माहौल स्टार्ट हुआ जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा बोला गया कि यार आप अफगानिस्तान में हम लोगों को नहीं रहना है, ठीक है, तो हम लोग यहां से चलते हैं। तो जब उसने अपना पत्ता उखाड़ना यहां से स्टार्ट किया तब चलकर ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो उसी के बारे में बात करेंगे, तो कहां से क्या क्या चीजें तो समझ लेते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, कई सारी बड़ी बड़ी सिटी जिनके बारे में अभी आप लोगों ने बताया, जैसे कंधार हो गया, हेरात हो गया, ये वाली सिटी जो है आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी सिटी है बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी बेसिकली किसके कंट्रोल में आ चुकी हैं? ये आ चुकी हैं तालिबान के कंट्रोल में, ठीक है। आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गई कंधार, काफी बड़ी सिटी की कैटेगरी में आती है। अगर मैं मैप में आप लोगों को सारी सिटी दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। एक मैप देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखते हैं यहां पर, ये कंधार आप लोग देखने को मिल सकते हैं, ये हैरात हो गए यहां पर, ठीक है। ये हो गया इनकी कैपिटल काबुल। तो काबुल बोला जा रहा है कि जल्दी ही कंट्रोल में आने वाली है। जिस स्पीड से ये चल रहे हैं, तो उस स्पीड से तो ये बिल्कुल उन्हें उसेन बोल्ट की स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो जल्द ही यहां पर ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में करते हुए नजर आएंगे। रैपिड तरीके से यहां पर इनके रैपिड फायर राउंड चल रहे हैं, फटाफट कंट्री को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। अब आप लोग देखते हैं कि यहां पर ये मैप जो दिखाया गया आप लोगों को, ये 2021 जून का है, ठीक है। अभी फिलहाल बात करें तो ये आप लोग देखिए यहां पर, ये अगर बात करें तो अगस्त ये है 2012 का। अभी सारा जो रेड वाला एरिया है ये तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, यानी कि पहले कुछ ऐसा हुआ करता था। यहां पर आप लोग देखते हैं कि तालिबान कंट्रोल वाला रेड हो गया, यहां पर जहां पर तालिबान कुछ हरकतें कर रहा है, बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल ये हुआ करता था। तो ये सारी जो चीजें थी ये आज के डेट में बेसिकली तालिबान के कंट्रोल में आती हुई जा रही है। सारा एरिया तालिबान के कंट्रोल में अगर आ जाएगा तो तालिबान की जो बर्बरतापूर्ण हरकतें हैं उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो उसी के चलते यहां पर हम लोग कुछ बातें जानेंगे जिसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये वाला जो पोर्शन है यहां पर अफगानिस्तान का, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारी कंट्री के बॉर्डर के साथ में टच करता है, यानी कि हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान के साथ में, सबसे कम बॉर्डर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो हमारी कंट्री के लिए भी एक चिंता का रीजन बना हुआ है कि तालिबान अगर आता है तो क्या होगा। तो समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। कंधार और हेरात अफगानिस्तान की जो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटी है वो तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। इसके चलते एक ऐसे फेज में तालिबान की जो वॉर है अफगानिस्तान के अंदर वो इस फेज पर पहुंच चुकी है कि इरिवर्सिबल, यानी कि उनका कंट्रोल इतना शानदार हो चुका है कि अब जल्दी से उनको कोई हिला नहीं पाएगा। ऑलरेडी जो गजनी है यहां पर ये ऑलरेडी इसके कंट्रोल में आप लोग देखते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काबुल की तरफ को जो कंधार काबुल हाईवे है उस पर ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आ गई है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये देखिए यहां पर, ठीक है, काबुल और कंधार हो गया, ये गजनी आ गया, तो सारी चीजें आराम आराम से कंट्रोल में आ रही है। तो कैपिटल इनका अगला दांव होगा। तो यहां पर इस तरीके से अगर चीजें चलती रही तो कोई सरप्राइज न करना कि जल्दी ही यहां पर तालिबान का झंडा फहराता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जिस स्पीड से यहां पर ये चल रहे हैं। तो 70 यहां पर बात करें 17 इन 8 डेज, यानी कि 17 सिटी जो है 17 जो सिटी है 8 दिन के अंदर अंदर तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। जो ट्रूप्स यहां पर यूएसए और यूके के, ठीक है, वो बात की जा रही है आर टू गो बैक टू अफगानिस्तान, अपनी जो कई सारे जो सिटीजन है उनको इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये बातें यहां पर चल रही है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि यूएसए की जो इंटेलिजेंस असेसमेंट के द्वारा बोला गया था कि 90 दिन के अंदर अंदर आने वाले टाइम में अफगानिस्तान जो है तालिबान के हाथों में पड़ जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, इनके द्वारा ये 90 दिन तो ज्यादा बोल दिए, इससे भी कम दिन में अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आने वाला है, जिस स्पीड से ये चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी उसके बारे में भी जानेंगे और कहां से माहौल स्टार्ट हो वो भी समझेंगे। पहले आप लोग ये समझिए कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी दिक्कतें देखने को क्यों मिल रही है इतने लंबे समय से। यहां पर यूएसए फिर भी प्रॉब्लम क्या है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, देखिए वो बेसिकली बहुत करप्ट गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं। वहां पर दो प्रेसिडेंट रहे काफी लंबे समय तक, हारने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है पड़ोस में तालिबान खड़ा है, तुम्हारे घर की घंटी बजा रहा है, उसके बाद भी तुम मिलकर साथ में काम नहीं कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। तो वही है यार, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने
रूल किया, राजा रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे, तो देखिए बाहर वाला तो आकर रूल करेगा ही करेगा। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा रिपीटेडली ऑफर किया जा रहा है तालिबान को कि भाई साहब आकर पावर शेयर कर लो। तालिबान कह रहा है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं पावर शेयर क्यों करूं, मैं सारी पावर लेके बैठूंगा। पावर शेयर तो उसके साथ में की जाती है ना जो बराबर का हो, तुम मेरे बराबर की नहीं हो, तुम्हारी हालत खस्ता हो रखी हो, तुम कह रहे हो पावर शेयर कर लो। तो ऐसे थोड़ी ना भाई साहब, अब तो पूरा लेकर बैठेंगे, तो जिसको हिम्मत है रोक लो। तो आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि बात की जा रही है कि जैसे यूएसए के बारे में अगर बात करें, अगर यूएसए ने साफ साफ बोला है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि तालिबान अगर फोर्सफुल तरीके से पावर में आता है, सब कंट्री यही बोल रही है, पर ये तालिबान ये बोल रहा है भाई साहब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग रिकॉग्नाइज करो चाहे ना करो, मुझे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना है और मैं कंट्रोल करके रहूंगा, जिसको जो करना है करते रहो। तो ये यहां पर इनके द्वारा बातें बोली जा रही है। इनका जो बेसिकली अब अगर बात करें यहां पर इनका जो लीडर है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर बात करें हम, ये है ये खतरनाक इंसान, आप लोग देखते हैं यहां पर, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि पूरा इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब इनका ये है, इनके द्वारा जो बातें बोली जा रही है, प्योर इस्लाम सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। नाम है इनका हबीबुल्लाह अखुंजादा, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, यहां पर हक्का नूडल लग रहा है बिल्कुल ये भाई साहब जो है यहां पर पूरा एक मतलब इस्टेब्लिश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पुराना सिस्टम जो यहां पर फॉलो करते थे कि किसी को भी कोई हक नहीं दिया जाएगा, सबको कंट्रोल करके रखा जाएगा। ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है, जिसको पता नहीं है बता दूं, तालिबान पहले भी रूल कर चुका है अफगानिस्तान के अंदर। यूएसए की फोर्स ने आकर वहां पर तालिबान को हटाया था और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर लेकर आया था। पर लेकिन वही है, जब आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिले और आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय न करें, तो गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा मजे लिए गए, तो यहां पर बाहर से पैसा मिल रहा है, अय्याशी में जिंदगी चल रही है, तो वो वाली सिस्टम था। जैसे नहीं पाकिस्तान के अंदर आज के डेट में गवर्नमेंट कभी यूएसए से पैसा मिलता है, तो कभी चाइना से पैसा मिलता है, तो जिनकी कट रही है उनकी तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। तो खैरात में अगर चीजें मिल जाती है लोगों को, तो नहीं कहते फ्री में सामान मिल गया तो इंसान उसकी इज्जत नहीं करता है, वही चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अब इनको मिल रहे थे पैसे दबाकर, तो ये लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पर इनके द्वारा सिस्टम स्टैब्लिश नहीं किया गया। अगर मेहनत से कमाया हुआ यही पैसा ये काम करते तो तब इनको समझ में आता। तो आज की डेट में अगर बात करें, जिस तरीके से सिचुएशन यहां पर बन गई है अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान को जल्दी ही अपने कमांड में लेने वाला है। तो वही बात बोली गई कि भाई साहब जब पूरा अफगानिस्तान मेरे कंट्रोल में आने वाला है और जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो जल्दी हम लोग फतेह हासिल कर लेंगे, तो क्यों हम लोग रियात दें किसी को, क्यों हम लोग किसी के साथ में बातें करें। तो बात तो हमको करनी नहीं है, अब तो भाई साहब अफगानिस्तान को लेकर ही बैठेंगे। तो ये यहां पर इनके जो लीडर हैं, इनका ये ख्वाब है, तो कब अपना ये ख्वाब जो है एस्टेब्लिश कर पाते हैं वो देखते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिलती है, कभी कभी मुझे लगता है जब पढ़ता हूं मैं, कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है तालिबान और यूएसए के बीच में। यानी कि तालिबान और यूएसए ने ये बोला, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में दादा होते हैं, दादा बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, घर में बैठे रहते हैं, तो एक तसल्ली रहती है कि घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही दादाजी चले जाते हैं, घर पूरा सूना सूना हो जाता है। पर लेकिन जब तक दादाजी घर में होते हैं ना, तब तक ये भी रहता है कि हाँ एक तरीके से हमको उनकी इंपॉर्टेंस फील नहीं होती है। कई बार आप लोगों ने देखा, ठीक है यार, हाँ ठीक है, गांव में तो खासकर ऐसे देखते हैं कि ठीक है यार सही है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए बस, हाँ ठीक है, नीचे बैठे हुए, ठीक है, एक तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। पर लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, ठीक है, तो एक तरीके से समझ में आने लगता है कि हाँ क्या घर में क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी। तो अब तक यूएस से बैठा हुआ था, आसपास पड़ोसी देश हो गए, जैसे कि ईरान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या फिर आसपास के रसिया हो गया, सब आराम से जिंदगी चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, लग रहा था कि हाँ ठीक है क्या होगा अगर यूएस से बाहर निकलने की बातें कर रहे हैं। पर लेकिन जैसे यूएस से बाहर निकला, सबके कान खड़े हो गए, उनको लग रहा है तो बड़ी दिक्कत हो गई, यूएसए ने काफी कुछ कंट्रोल कर रखा था यहाँ पर उनको, मतलब जब तक इंसान है तब तक उसकी इंपोर्टेंस समझ में नहीं आती है, जैसे ही इंसान गया तुरंत उसकी इंपोर्टेंस समझ में आ गई। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि यूएसए ने तालिबान के साथ मिलकर ये साजिश की है कि इनको बताऊं तो सही कि 20 साल तक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कह रहे कि 20 साल तक कुछ नहीं किया, तो इनको ये तो समझाऊं मैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली यूएसए ने कई बार यहाँ पर जो अफगानिस्तान की जो यहाँ पर तालिबान के ऊपर अटैक भी किए, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली। पर लेकिन यहाँ पर इसने कहीं भी एक तरीके से तालिबान ने कोशिश की कि वो यूएसए की जो ट्रूप है उसको टारगेट करने से वो दूर रहा, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पर कई बार यहाँ पर जो यहाँ पर एसेसिनेशन के ऐसे कैंपेन भी चलाए गए यूएसए के द्वारा, पर ये दूर रहे। यूएसए और तालिबान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था फरवरी में, वहां से इन्होंने तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया, एक तरीके लेजिटिमेट कर दिया, ठीक है, कि हाँ तालिबान जो है वो सही चीज है, तालिबान जो है वो सही इंसान है, तालिबान के हाथ में पावर देना। उसका बेसिक फंडा ये था कि यार तालिबान चाहे वहां कुछ भी करता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बस अपने हाथ से निकलना है। तो एक तरीके से स्टार्टिंग में जब बातें की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, उनको दिखने लगा फालतू की चीजें, क्यों हम लोग इस चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में चलती रहेगी तभी तो हम लोग हथियार वगैरह बेच पाएंगे, तभी हम लोग की पूछ रहेगी। उन्हें कहते हैं कि सामने वाले के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर दो और सोल्यूशन जो है वो तुम्हारे पास में होना चाहिए। तो इस तरीके से इंसान की इंपोर्टेंस बनी रहती है। पाकिस्तान भी तो ये करता है, अपनी इंपोर्टेंस बनाए रखने के लिए तालिबान को सपोर्ट करते रहता है। अब देखिए तालिबान हो सकता है आने वाले टाइम में जो दूध पिला रहा है उसी को काटेगा, वो वाला सांप आप लोगों को देखने को मिल सकता है।
अब यूएसए का जो विड्रॉ हो रहा है तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है यहाँ पर, तो लैक ऑफ सपोर्ट देखने को मिल रही है रूरल एरिया में। पहले पहले अफगानिस्तान में तालिबान जो था गांव वाले एरिया में हुआ करता था, आज की डेट में यहाँ पर हर जगह वो फैलता हुआ नजर आ रहा है, सिटी अपने कंट्रोल में ले रहा है, और सिटी जो होती है किसी भी कंट्री की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर सब कुछ अगर तालिबान के हाथ में आ जाता है तो पैसा कमाने का सारा सिस्टम तालिबान के हाथ में रहेगा। जैसा टैक्स लगाना है उस तरीके से टैक्स लगाएंगे, जैसी एजुकेशन चलनी है वैसी एजुकेशन, जैसी हेल्थ सर्विस चलनी है वैसी हेल्थ सर्विस, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो फिर से 1990s वाला तालिबान आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर में। और इस तरीके से जो गजनी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये ठीक है, वो सॉरी गजनी बोल रहा हूँ, घनी घनी की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, अशरफ घनी भाई साहब, तो उनकी जो एक तरीके से गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से घुटने टेकती हुई नजर आ रही है तालिबान के सामने। तो जल्दी ही काबुल में अगर एंट्री कर ली तो उनका तख्ता पलट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके चलते अगर आप लोग देखें यहाँ पर काबुल के अंदर जो अगर बात करें 40 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन आज के डेट में है, वो फिर से एक बारबेरिक, एक रिलीजियस टोटलिटरिज्म जो सिस्टम है उसके अंदर आ जाएगी, जो बोलता है कि प्योर इस्लाम को इंप्लीमेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये प्योर इस्लाम के नाम पर या फिर किसी धर्म के नाम पर तो चीजें करने का बेसिक पर्पज ही होता है कि उसके चलते लोग जो है ना थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, उनको ये लगता है हाँ रिलीजन के नाम पर चीजें चल रही है तो इंसान को कंट्रोल करना आसान रहता है। इसीलिए यूपीएससी के थ्रू अगर आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि आप लोगों को क्या लगता है कि रिलीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से मतलब एक तरीके से सपोर्ट करता है फिर अपोजिट में रहता है। तो रिलीजन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस चीजों के नाम पर लोगों को डर लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान देख लेगा, अल्लाह देख लेगा, गॉड ये कर देगा, ठीक है, तो लोग गलत काम करने से बचते हैं क्योंकि उनका एक बिलीफ रहता है। तो वो जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन की कि कई सारी उल्टी सीधी हरकतें होने से बच जाती है। वरना अगर ये सोचने लगो कि भगवान ही नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें, तो इंसान जो है खुलेआम कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करता घुमाएगा, कोई नहीं देख रहा है मुझे, ठीक है, उस तरीके से। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त माना जाता है। तो यहां पर रिलीजन के नाम पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो गलत तरीके से इसका मिसयूज किया जाएगा रिलीजन के नाम पर। बोला यह गया कि अगर 20 साल से यूएसए की जो गवर्नमेंट, यूएसए की जो एक तरीके से आर्मी थी यहाँ पर, जो फोर्स थी यहाँ पर, और नेटो की जो फोर्स थी, उन्होंने कहीं ना कहीं वही एक माहौल बना रखा था कि चीजें कंट्रोल में थी। पर लेकिन अब आने वाले टाइम में जो 20 साल तक का जो यहाँ पर अच्छा काम देखने को मिला, तो वो अच्छे दिन अफगानिस्तान के चले गए, अब अफगानिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं। आप लोग बोलोगे अच्छा काम क्या किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर काफी लार्ज स्केल पर कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। इसका रियल प्राइस पे किया गया हालांकि अफगानिस्तान के द्वारा, पर कुछ चीजें बढ़ी हुई हैं। पोस्ट तालिबान एरा, जब तालिबान का वर्चस्व यहां से खत्म हुआ तो उस टाइम पर 2001 में यूएसए के द्वारा एंट्री की गई थी, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ी हैं। लगभग यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 9 लाख के करीब जो बच्चे थे, बेसिकली बॉयज थे, वो स्कूल में जाते थे। पर लेकिन आज की डेट में यहां पर 8 मिलियन के करीब यहां पर बच्चे जो है वो स्कूल में अटेंड कर रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी काफी ज्यादा हैं। 8 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 8 मिलियन का मतलब हो गया 80 लाख, ठीक है। तो यानी कि 9 लाख से बढ़कर यहां पर 80 लाख आप लोगों को देखता हुआ नजर आएगा। लिटरेसी लेवल जो है 12% था 2002 में, अब बढ़कर वो 35% हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल था 40 साल जिएंगे बस, अब बढ़कर वहां पर 63 साल हो गया। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण जो था वो 26 था, अब 70 के करीब हो गया। कई सारे एरिया में काफी सारी पॉपुलेशन के पास में टीवी है, आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 320 माइल्स की रोड हुआ करती थी 2002 में, अब बढ़कर वो 10,000 माइल्स की हो चुकी है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी यहां पर काफी ज्यादा डाउन हो गया, लगभग हाफ के करीब आप लोग बोल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें, ये काफी सारी चीजें यहां पर कहां से निकल कर आई, क्योंकि पैसा जो है वो यहां पर पानी की तरह बहा गया है यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर, ये बोला जाता है। इसके चलते काफी ह्यूज मनी जो है यहां पर इनके द्वारा इन्वेस्ट की गई, पर लेकिन इनका उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता। 2,41,000 के करीब अब तक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सिविलियन है, कई सारे नेटो की फोर्स है, नेशनल जो मिलिट्री की पुलिस है, और अपोजिशन के फाइटर भी यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिले। इवन बच्चे और महिलाओं के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा 2010 से लेके ये 20 तक का डेटा है, 10 साल का। इससे पहले भी बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिली होगी, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। ये माहौल स्टार्ट कहां से होता, ये बात की जाती है यहां पर सितंबर 2001 की। 2001 में यूएसए की बिल्डिंग पर अटैक किया गया, तो यहां पर इसके बीच में से हवाई जहाज निकाल दिया गया ओसामा बिन लादेन के द्वारा। तो ये जो हवाई जहाज निकाला गया, इसमें यूएसए के 3,000 के करीब लोगों की जान चलेगी। तो यूएसए को अपने जो नागरिक हैं वो बड़े ही प्यारे लगते हैं, उनका एक भी नागरिक अगर कहीं पर फंस जाए तो यूएसए जी जान लगा देता है। जैसे कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे नागरिकों को निकाला गया। तो यहां पर जब अटैक किया गया तो यूएसए ने बोला अफगानिस्तान को कि भाई साहब, उस टाइम पर तालिबान था अफगानिस्तान के अंदर, कि भाई साहब बिन लादेन हमको दे दो। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बोला कि हाँ ठीक है यार, हो गया, नहीं देंगे, ठीक है, एक तरीके से इग्नोर कर दिया। उसके बाद में बॉर्डर क्रॉस कर अफगानिस्तान से कहां पहुंच गए भाई साहब, पाकिस्तान पहुंच गए। तो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर पहुंचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यहां पर इनके ऊपर बेसिकली एक तरीके से अटैक किया गया यूएसए की फोर्स के द्वारा। उस टाइम पर थे यहां पर बेसिकली ओबामा साहब, ठीक है।
तो यहां पर जो चीजें चल रही थी आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कंट्रोल किया गया काफी सारी चीजों को। दिन क्या था यहां पर, ये था 2 मई 2011 जब बिन लादेन को यहां पर उठाया गया यहां पर ओबामा के द्वारा, ठीक है। तो उस टाइम की बात यहां पर की जा रही है। तो ओबामा के द्वारा यहां पर काफी एक तरीके से यहां पर चीज देखने को मिली, तो बिन लादेन को यहां पर खत्म किया गया, ठीक है। तो एक तरीके से उस टाइम के बाद फिर इनको ये उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई साहब अब नहीं जाएंगे अफगानिस्तान में, अब यहां पर शांति बनाकर रखेंगे, अफगानिस्तान में एक सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे। हालांकि जिस पर्पज के लिए आए थे अलकायदा को खत्म कर दिया, तो वो सारी चीजें इनके द्वारा निपटा दी, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश कर दी। तो फिर इनको लगा कि हाँ ठीक है चीजें आराम से ढंग से चीजों को स्टैब्लिश करके जाएंगे, पर लेकिन उसके बाद में भी चीजें नहीं सुधरी। यहां पर ओबामा के बाद में डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार बहुत हो गया, फालतू का काम चल रहा है, यहाँ पर हम बिजनेसमैन आदमी है, क्यों फालतू में अपना इन्वेस्टमेंट खराब कर रहे हैं, यहाँ पर इतना पैसा खर्च करके निकलते हैं यहाँ से। तो इन्होंने फिर निकलने की ठानी और इन्होंने आनंद फानन में तालिबान के साथ में बातें करनी स्टार्ट कर दी और जो बाइडेन ने आकर पूरा जो काम है वो सुहा कर दिया। तो आज की डेट में यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर खस्ता हालत है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, जिसके चलते इंडिया को भी काफी चिंताएं फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति रहे। क्योंकि यहाँ पर अगर अफगानिस्तान में, और आप लोगों को पता है पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे खिलाफ रहता है, अफगानिस्तान में भी सेम माहौल अगर क्रिएट हो जाता है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि उधर से जाकर पाकिस्तान को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। पर लेकिन अगर यहाँ पर चीजें इस तरीके से हो जाती है तो हमारे लिए काफी खतरा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ईरान को भी दिक्कत है क्योंकि पड़ोस देश में ऐसी हरकतें चल रही है, कौन चाहेगा कि पड़ोसी देश में इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट आए, ताकि ईरान के अंदर भी दिक्कत देखने को मिले। दुनिया भर के रिफ्यूजी आ रहे हैं, उल्टी सीधी अटैक किए जा रहे हैं, पड़ोसी देश जब ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा सतर्क और ज्यादा रहना पड़ता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो जल्दी ही ये भी खबर आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि पूरा जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं। तो इसके लिए अगर ऐसी खबर आती है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये होने वाला है जल्दी, तो सरप्राइज मत होना, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके चलते चीजें हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होगी। क्वेश्चन का आंसर अगर दे सकते हैं फिर से, अगर ट्राई करना है, जिस किसी ने नहीं लिखा था तो ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। अभी चल क्या रहा है सोशल मीडिया के माहौल, उसके बारे में समझेंगे। सोशल मीडिया के चलते क्या क्या न्यूज सामने निकल कर आ रही है, इसको आप लोग कई सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलेगी। देखिए सोशल मीडिया ना काफी बड़ा एक तरीका हो चुका है कनेक्ट होने का, ठीक है। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हूं, तो एक तरीके से सोशल मीडिया हैंडल से है, कहीं आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट है, कहीं ट्विटर पर, कहीं इंस्टाग्राम पर। तो ये सारी चीजें आसानी से इंसान को एक तरीके से चीजें प्रोवाइड कराती हैं। तो आज की डेट में सोशल मीडिया को ये बोला गया कि सोशल मीडिया जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, खासकर इंसानों को कनेक्ट करने में। पर लेकिन इतना ही यहाँ पर नेगेटिव चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज के डेट में है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों तरीके से सेम होने चाहिए। बोला जा रहा है कि रूरल, एक तरीके से जो रूलर है उसके लिए भी और जो अपोजिशन है उसके लिए भी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चला रहा है उसके लिए भी और जो अपोजिशन में बैठे हैं उसके लिए भी सेम चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया का भी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते मुझे लगा एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग यहां पर लिख सकते हैं इसके बारे में, सोशल मीडिया के नाम पर, ठीक है। तो क्या क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है द फिनोमिनल राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया एंड अदर। बात की जा रही है कि प्रोवाइडिंग ए डबल एज सोर्ड, यानी कि एक तरीके से दो धारी तलवार है यहां पर ये, इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के फंक्शन होने में दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार क्या होती है, यानी कि जो दोनों तरफ से पैनी तलवार है, इधर से भी काटेगी और इधर से भी काटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि एक साइड से अगर फायदा पहुंचाए तो दूसरी साइड से नुकसान भी देखने को आप लोग को मिल सकता है। दोनों तरफ धारें, एक धार मान लीजिए फायदा पहुंचा रही है, सही चीजें काटने का काम करिए, दूसरी साइड से हाथ भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग को यहां पर इसके बारे में देखने को मिलेगी। तो सोशल मीडिया जो है आज के डेट में बात करें तो आज के डेट में आप लोग खुद देख सकते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे, और नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे कू आ रहा है आज के डेट में, ठीक है। अपनी कंट्री के बहुत सारे लोग वहां भी हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रही है। नियरली 600 से आसपास में लोग जो हमारी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और ये जो इंटरनेट है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये 2019 का डेटा है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हमारी आज की डेट में, जो चाइना के पीछे है बस, वरना सेकंड लार्जेस्ट है ऑनलाइन मार्केट में। दिसंबर 2020 में अगर डेटा के बारे में बात करें तो यहां पर 639 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो एक्टिव इंटरनेट यूजर हमारी कंट्री में हो गए, जो कि काफी स्पीड से बज रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट जो यूजर है आज के डेट में वो मोबाइल पर अपना बेसिकली यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग जो लेक्चर ये देखते हो मोबाइल पर देखते हो या फिर आप लोग लैपटॉप पर देखते हो? अगर मोबाइल पर देखते हो तो एम लिखना कमेंट बॉक्स में, और अगर लैपटॉप पर देखते हो तो एल लिखना, ठीक है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाओगे कि हमारे जो एक तरीके से देश के अंदर मोबाइल यूज करने वाले कितने ज्यादा हैं। लैपटॉप इक्का दुक्का आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। लिखिएगा और फिर एक दूसरे का पढ़िएगा, आप लोगों को चीज समझ में आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है।
अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पर 47% इन 2019, जब 4G कनेक्शन यहाँ पर चीजें स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई सही लेवल पर। यानी कि 4G आज के में 96% जो टोटल ट्रैफिक निकल कर आ रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3G के भी यहाँ पर जो बेसिकली हाईएस्ट एवर डिक्लाइन देखने को मिला है, 3G अब खत्म होता जा रहा है और जैसे ही 5G होगा तो 3G की तो एक तरीके से टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो आज की डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर आप लोगों से पूछे कि इंटरनेट यूज करने के फायदे क्या है, तो डेमोक्रेट है, एक तरीके से डेमोक्रेटिक बढ़ रही है, डेमोक्रेसी बढ़ रही है, लोगों के अंदर चीजों को समझने की क्षमता बढ़ रही है। पहले जो चीज लोगों को पता नहीं चलती थी अब फटाफट पता चल जाती है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है लोगों को नॉलेज बेस बढ़ा रही है, ठीक है। एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो फटाफट लोगों तक पहुंच जाती है। यूएसए के अंदर कोई उल्टी सीधी हरकतें हुई, जरा सी देर में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगती है चीजें। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों तक चीजें पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से आज के में जो सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब हो गया, ठीक है, या फिर ट्विटर हो गया, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, लोगों को एक तरीके से कई तरीके के प्रोफेशन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। कई सारे लोग जो है अपने बिजनेस चला रहे हैं इनके नाम पर, आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन अगर बात की जाए इनके बेस में, ठीक है। बहुत सारे आज के में ऑनलाइन कंपनी आ गई है, एडुटेक कंपनी आ गई है, बड़ी बड़ी, किसी ने सुना भी नहीं था कि एजुकेशन के फील्ड में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बन सकती है, ठीक है। आज के देख सकते हैं बायजू वगैरह हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर चुके हैं आज के में, और एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर गांव गांव तक ये कंपनी आज के में पहुंच चुकी है। तो एक एजुकेशन को बहुत शानदार बिजनेस की तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। देखिए हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। कुछ लोग तो ये बोल सकते हैं कि इसको कमर्शियलाइजेशन कर दिया एजुकेशन का बहुत ज्यादा है, तो एक तो ये वाले लोग हो गए, इस कैटेगरी के लोग जो बोलेंगे कि एजुकेशन को धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया, ये भी अपनी जगह सही है। दूसरे लोग उसको पॉजिटिव साइड देखते हैं कि पहले ऐसी थी बड़ी बड़ी चीजें, जो बड़े बड़े टीचर, बड़ी बड़ी सारी ये चीजें थी, ये कुछ लिमिटेड लोगों तक ये सीमित रहती थी, अब ये सब लोगों तक पहुंच पा रही है। गांव का बच्चा भी यहां पर पढ़ सकता है। पर लेकिन फिर वही बात आती है, किस कॉस्ट पर, कॉस्ट भी तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी ना कि कॉस्ट कितनी हाई चार्ज की जा रही है। तो उसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से अफोर्डेबल बना दिया जाए ताकि सब लोग उसको एंजॉय कर सकें, तो वो वाला पैटर्न अगर फॉलो करके चला जाए तो वो वाला ज्यादा बेटर है। पर लेकिन उनको जो है बेसिकली अपनी कंपनी उस लेवल पर लेकर चलनी है कि वो बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे ज्यादा रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेन चलाती रहेगी, कितना भी नुकसान क्यों ना रहे, क्योंकि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए चलाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। पर लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको जहां पर भी दिखेगा नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है, वो तुरंत अपना एरिया जो है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे, वहां से तुरंत वो किसी और एरिया में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं, बिजनेस चलते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी आती है निकल के, कई सारे लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला वेबसाइट जैसे नहीं चल रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2-3 लोगों को रख लिया जाए कि हाँ चलो वेबसाइट के लिए रख लेते हैं, तो 2-3 लोगों को जॉब मिल जाए, ठीक है। पर लेकिन उनको जॉब देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना यानी कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसी बात नहीं है, दुनिया भर की वेबसाइट चल रही है, दुनिया भर के ऐप चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं, तो दुनिया भर की नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसी के साथ में जो कम्युनिटी है, तो हेटेरोजेनियस जो वाइडर कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आज की डेट में जो कम्युनिटी है वो आप लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से लोग आप लोगों को एक्सपीरियंस, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आप लोगों के साथ में नजर आएंगे। यानी कि एक तरीका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, डिफरेंट तरीके का, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आ रहे हैं, आपस में डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, ठीक है। चीप और इजी भी है, एक ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल के अंदर में, इंटरनेट वो करो और तुरंत आप लोग सोशल मीडिया पर एक राइटर बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों के अंदर की भावनाएं जो सोशल मीडिया पर उमड़ उमड़ कर आएगी और आप लोग उनको लोगों को बता सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं काउंटरिंग द हेजेमनी। एक तरीके से पहले कुछ लोग थे जो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, बस उन्हीं के हाथ में पावर थी, ठीक है। अब उनके हाथ में पावर नहीं रह गई है। आज की डेट में आप लोग देखते हैं, एक टाइम ऐसा था, मुझे याद आ रहा है, मेरे गांव में एक मोबाइल हुआ करता था, वो लंबा सा उसके ऊपर से एंटीना निकालता था, छत पे जाकर बातें किया करता था। तो ऐसा लगता था कि यार वाओ ये भी एक चीज है। पर आज के डेट में खुद एक इंसान के पास में आप लोगों को 2-2 मोबाइल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एक तरीके से ट्रेडिशनल जो वे था उससे हट गए। हर एक इंसान जो है वो आज के इन चीजों को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि अच्छी चीजों के साथ में बुरी भी आती है, तो वो भी बताऊंगा बुरी बुरी क्या आ रही है। इसी के साथ में एक तरीके से क्लोज द डिस्टेंस, एक तरीके डिस्टेंस काफी कम कर दी गई है, ठीक है। सोशल मीडिया ने सबको काफी पास में ला दिया गया है। पर लेकिन पास में कैसे लाया, बातों से पास में ला दिया गया है, वरना आज के दिन में लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है। आज के दिन में आप लोग जैसा देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर अगर कोई ऊपर छत पर है और कोई नीचे बैठा है तो वहां पर भी मोबाइल से बात करता है इंसान की, भाई साहब आ जाओ ऊपर, ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ये कॉन्टैक्ट हो गया है। वही बोलते हैं ना कि फेसबुक पर हजारों लाखों लोग तुम्हारे साथ में जुड़े हैं, पर लेकिन कल को अगर दिक्कत आ जाए तुमको तो एक भी इंसान तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो बस फेसबुक के फ्रेंड है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते
सकते हैं। तो यही बातें होती है, असलियत में कौन होता है, अगर दिक्कत आ रही है तो साथ में आकर खड़ा हो जाए। पर लेकिन ये सारे सोशल मीडिया वाले ही फ्रेंड है, सोशल ही रहेंगे, दूर दूर से ही एक तरीके से बोलेंगे यार गलत हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ये हो गया, हेल्प करने कोई नहीं आएगा। तो ये ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी, फेक चीजें ज्यादा बढ़ रही है, रियलिटी सोसाइटी में नहीं दिखाई जा रही है, फेक चीजें दिखाने की ज्यादा कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी कि इंसान जो है अपनी सबसे बेस्ट पिक डालेगा सोशल मीडिया के ऊपर ताकि अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले, भले ही जिंदगी कितनी भी क्यों ना सड़ी हुई चल रही हो, जिंदगी में कितनी भी एक खतरनाक चीजें क्यों ना हो रखी हो, वो कभी नहीं इंसान दिखाने की कोशिश करेगा। तो फेक चीजें ज्यादा हो गई है, रियलिटी बहुत कम आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर आज के डेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये अच्छी चीज जो है वो है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ में, यानी कि गवर्नमेंट से आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हो। ट्विटर पर जाकर आप लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को टैग कर सकते हो कि भारत की सर ये क्या चल रहा है देखिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। तो बेनिफिट है सोशल मीडिया के। अब चैलेंज आप लोगों को बताता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को समझना भी चाहिए। सोशल मीडिया अगर यूज कर रहे हैं तो इनके ऊपर आप लोगों को कंट्रोल भी करना चाहिए थोड़ा सा। हेट स्पीच और र्यूमर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, जरा सी देर में कोई भी खबर जो है वो फैल जाती है। ठीक है, कल को पता चला कि कोई छोटी सी भी खबर है उसका र्यूमर बना दिया और वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है सोसाइटी के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला था कि एक जैसे कि उस टाइम पर जब 500 1000 के नोट बंद किए कि नमक की थैली भी अब 500 रुपए की बेची जाएगी, तो दुकानों पर नमक ही खत्म हो गए। तो ये सारे र्यूमर होते हैं, र्यूमर हो गए, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फेक स्पीच के बारे में बात की जा रही है, तो इंडियन कंज्यूमर जो है काफी सारी फेक न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे फेक पंपलेट आप लोगों को नजर आ जाएंगे, ये जॉब निकल गई, ये भर्ती निकल गई। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। कई बार उल्टी सीधे फेक तरीके से लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फेक दवाइयों के कैंपेन चलाए गए कोविड-19 से रिलेटेड, फेक लोगों को दवाइयां प्रोवाइड कराई गई, इंजेक्शन लगा रहे थे नमक और पानी का मिलाकर उनसे 1000 1200 रुपए एक तो ठग रहे थे। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगती हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो गई, मान लीजिए आज की डेट में किसी ने कोई गलती कर दी जरा सी, तो ऑनलाइन ट्रोल करने लगते हैं, उसकी इंसल्ट करने लगते हैं सोशल मीडिया पर, जरा सी देर में वल्गैरिटी को बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आप लोग कई बार देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसी चीजें रहती है कि एक पर्टिकुलर इंसान की इमेज को डिग्रेड करने के लिए भी सोशल मीडिया का यूज किया जाता है कई बार। ठीक है, एक तरीके से देखिए ये होता है, तो इंसान अगर कोई लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, उसकी इमेज खराब करनी है, तो सोशल मीडिया पर जाकर उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें उठाकर डालना स्टार्ट कर दो जो पास्ट में उसके साथ में रही है, तो उसको दिखाना स्टार्ट कर दो। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जब जब इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिशियन के काले चिट्टे सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन तरीके से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको कोई वोट नहीं दे सके। इस तरीके से वुमेन के लिए तो सोशल मीडिया एक काफी ज्यादा खतरनाक मीडियम भी हो गया आज की डेट में। अगर बात करें दुनिया भर की कोई भी अगर लड़की उठा लो कहीं से भी, उसके ये माना जाता है कि मेरे पास में ये मेल आ रहे हैं, उसके बेस पर एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूं कि उनके अकाउंट में दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक फेक मैसेज जरूर आता है। ठीक है, यार बहुत अच्छी लगती हो, एक खासकर मतलब एक तरीके से फालतू की चीजें कि आई लव यू, उसको उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है वहां पर जाकर। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लड़कियों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, वो भी उल्टी सीधी चीजों को लेकर। तो एक तरीके से उनके लिए तो काफी ज्यादा खतरनाक चीजें भी हो गई यहाँ पर आज के डेट में। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर कई सारे उल्टे सीधे इंसानों के चक्कर में पड़ गई हैं, इवन उनकी लाइफ तक बर्बाद हो गई है। बताया था ना मैंने, एक लड़की को दिल्ली से ले जाया गया, वो मध्य प्रदेश से बचाया गया उसको, किस तरीके से वो फेसबुक के फ्रेंड से मिलने गई थी। पता चला फेसबुक का फ्रेंड था कोई किसी और धर्म का, मिलकर बात करे किसी और धर्म के, यानी कि एक तरीके से रिलीजन भी छुपा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की बनकर बात कर रहा है, अपना जेंडर छिपा रहा है। ठीक है, एज भी आप लोगों को काफी डिफरेंस कई बार देखने को मिल जाती है, तो किसी और की फोटो लगाकर इंसान काम करता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बचा कर रखें, सोशल मीडिया को डिस्टेंस बनाकर रखें, जितना जरूरी है उतना ही यूज करें, तो ही यहां पर जरूरी है। ठीक है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत कम शेयर करें, वो भी ऐसी जो पास्ट की चीजें हो चुकी हैं वही शेयर करें। प्रेजेंट टाइम की इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी शेयर ना करें सोशल मीडिया पर, वरना किसी को जरूरत नहीं है आप लोगों तक पहुंचने की, कुछ उसको जहमत करने की, तुरंत आप लोगों तक इंसान पहुंच जाएगा। तो ये चीजें हैं, कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफी बड़ा तरीका है चीजों को कंट्रोल करने का, यानी कि एक तरीके से क्या क्या चीजें गलत हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाए एक तरीके से रोबोटिक्स के थ्रू। ठीक है, फाइट करना मिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के, जैसे मैं बोलता हूं ना कि फेसबुक पर अगर मैं कुछ चीज शेयर कर रहा हूं तो अगर लगता है कि वो अच्छी चीज है तो ही उसको शेयर करें, अगर लगता है कि अच्छी चीजें नहीं है तो शेयर ना करें। पर हाँ अच्छी चीज है तो उसको जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक वो चीजें पहुंचे और गलत चीजों को थोड़ा सा कम किया जा सके। देखिए जहां पर जब झूठ है ना इतनी बार बोला जाएगा ना, बराबर घुमा घुमा कर, तो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, कुछ रेगुलेशन आना चाहिए, कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको पटक कर पीटा जाए। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लीगल मेजर होने चाहिए कि हाँ किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, कल को कुछ ऐसा होता है तो ये सारे ऐसी चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर वो एक नया चैलेंज भी है, यहाँ पर डायरेक्टली इंपैक्ट भी डाल रही है डेमोक्रेसी के ऊपर, लोगों के ऊपर भी। तो यहाँ पर एक सर्विलेंस भी अगर आज के डेट में लोगों का किया जा रहा है तो ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट
सिटीजन को मिलने चाहिए, तो सही तरीके से उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, तभी चीजें जो हैं वो सही डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन उसको मिसयूज कई बार आप लोगों को लोग करते हुए नजर आते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, अभी यहां पर बात करते हैं क्या हुआ। अभी ट्विटर के बारे में बात करते हैं, तो ट्विटर पर अभी यहां पर क्या किया गया, बेसिकली राहुल गांधी साहब के द्वारा यहां पर बोला गया कि उनके द्वारा जो हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उसने यहां पर कंप्लेंट की है कि इनके द्वारा क्या किया गया, अभी जो दिल्ली में रेप देखने को मिला था, तो उसकी इंफॉर्मेशन रिवील कर दी सोशल मीडिया पर। तो ये गलत बात है, काफी गलत बात आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, कि सेक्शन 74 के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है यहाँ पर, सेक्शन 23 जो यहाँ पर पोस्को एक्ट है, उसके चलते आप लोग किसी भी जो रेप जो विक्टिम है उसका आप लोग रिवील नहीं कर सकते उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली, उसके परिवार की, जबकि इन्होंने वो सारी चीजें कर दी। ठीक है, तो इसके चलते इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो देखिए, एक सोशल मीडिया को भी एक लिमिटेड तरीके से यूज करना चाहिए, उसको कई बार पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर भी गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, तो जो गलत है वो गलत है। ठीक है, पर लेकिन एक बात और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्टी जो पावर में है, उनके जब यहां पर सस्पेंड किए जा रहे थे अकाउंट, उस टाइम पर अपोजिशन मजे ले रही थी। ठीक है, उनको ये लग रहा था सोशल मीडिया गलत है। अब इनके अकाउंट सस्पेंड किया है, तो अब इनको लग रहा है कि ये एक तरीके से अब गवर्नमेंट मजे ले रही है, अब इनको लग रहा है कि सोशल मीडिया गलत है अब अपोजिशन वालों को। तो देखिए, सोशल मीडिया को एक तरीके से ऐसा नहीं कि एक जो पॉलिटिकल तरीके से अपना एंगल चेंज करना चाहिए, उसको जो उसके रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो करने चाहिए और सही तरीके से फॉलो करने चाहिए, यानी कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि हाँ, एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन है जिनको मुझे चीजें प्रोवाइड करानी है, उनको नहीं प्रोवाइड करानी है दूसरों को। तो एक तरीके से ये पार्शियलिटी है, अगर वो पर्टिकुलर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर है तो फिर सबको चीजें प्रोवाइड कराओ इक्वल तरीके से, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये नेक्स्ट आर्टिकल समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली एक वीडियो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। पुरानी वीडियो है पर लेकिन बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से दिल लगाकर बनाई थी मैंने। बात की जा रही है अभी फिलहाल जो कोविड-19 के चलते जो हमारी दुनियादारी खराब होती नजर आ रही है, तो कुछ रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है एग्जाम के अंदर भी, कि एलपीजी रिफॉर्म लाए गए। एलपीजी यानी कि उदारीकरण, एलपी प्राइवेट यानी कि निजीकरण, यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 के जो रिफॉर्म लाए गए, इसके ऊपर जो एनसीईआरटी ना 11th की इकोनॉमी की, तो उसमें यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1990 ये वाला एक चैप्टर था जो मैंने डिटेल में आप लोगों का कवर किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जाकर देखिएगा। अभी ये आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, ये आर्टिकल ये बोला है कि जैसे 1990s में हमारी कंट्री में दिक्कतें देखने को मिली थी, उस टाइम पर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो चीजों को निकाल कर लेकर आए गए। हमारी कंट्री की इकोनॉमी को शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली, सही डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो काफी कुछ यहाँ पर चेंज हुआ देश के अंदर में, काफी फायदा देखने को मिला एक तरीके से। यानी कहने का मतलब ये कि जो दिक्कत थी उस टाइम पर, उसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम लोगों ने यूज कर लिया। उस टाइम पर काफी लंबे समय तक काफी अच्छी जीडीपी आप लोगों को बढ़ती नजर आई। ये माना जा रहा है कि 1992 से लेके यहाँ पर 2001 तक का लगभग जो हमारी जीडीपी थी वो 6% के करीब आप लोगों को देखने को मिली। फिर आगे चलकर 2001 से लेकर लगभग 2010 तक का ये लगभग आप लोगों को 7% के करीब देखने को मिली। ठीक है, पर फिर आगे जैसे चीजें बढ़ी तो उसमें कुछ चीजें चेंज हो गई, जैसे कि 2020-21 तक का ये फिर लगभग 6% अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें सबसे बेस्ट जीडीपी कब तक रही अगर पूछें, तो 2005 से लेके आप लोग बोल सकते हैं 2010 तक का, तो ये सबसे बेस्ट फेज था जीडीपी का, जिसमें लगभग 8.7% हमारी जीडीपी चल रही थी। तो बेस्ट जीडीपी इस टाइम को बोला जा रहा था। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला, तो काफी ज्यादा स्केल पर फायदा हुआ, खासकर गरीबी को भी मिटाया गया हमारे देश में काफी अच्छे लेवल पर। ठीक है, भुखमरी मिटी, लोगों की लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो एक तरीके से जो दिक्कत थी यहाँ पर 1990s में, एलपीजी रिफॉर्म लाकर उस दिक्कत को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, वरना हमारी कंट्री खस्ता हालत हो गई थी। तो अभी भी ऐसे ही बोला गया कि अभी भी चीजों को हम लोग ऐसी तरीके से लेकर चल सकते हैं कि कहां कहां पर रिफॉर्म करना है वो देखो, खासकर हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर जो है उनको आप लोग ढंग से लेकर चलो, जो जरूरी है फाइनेंशियल सिस्टम को और अच्छे से आप लोग दुरुस्त करो, तो ये वो एरिया है जहां पर आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये बातें, तो ये लेक्चर आप लोग देखिएगा, इसको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एलपीजी रिफॉर्म बाय वीर आप लोग लिखकर सर्च कर लेना, तो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, डिटेल में चीजें यहां पर समझाई गई हैं। एनसीईआरटी का एक चैप्टर भी आप लोगों को कवर हो जाएगा इसी बहाने से। ठीक है, तो ये अच्छा है, एक तरीके से बहाना मिल गया आप लोगों को, एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11th की पूरी एनसीईआरटी कवर करा रखी है, देखिएगा उसको जाकर, अगर किसी ने नहीं देखी है, खासकर जो अभी स्टडी, देखिए ये सारी चीजें शेयर कर दिया करो उन लोगों तक जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उन तक ये चीजें पहुंचे। कई सारे ऐसे बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी चीजों से काफी ज्यादा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, उनको चीजें मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जो भी पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर यूएन की मीटिंग के अंदर में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा
तो इसके तहत हमारी कंट्री के द्वारा काफी कुछ यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई गई। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो रहे हैं सागर मिशन के बारे में, तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए। तो ये डिस्कशन का ये जो पॉइंट है ये रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंगल यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये आइए इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों के पास में कई सारे हो गए, जिसने पहले क्वेश्चन लिख लिया वो उनको मत लिखना। एक तरीके से ये आप लोगों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जिस किसी ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है आंसर राइटिंग में तो पार्टिसिपेट कर सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस करना है आप लोगों को द इंपोर्टेंस ऑफ सागर विजन इन सेफगार्डिंग इंडियाज जो मैरीटाइम इंटरेस्ट, ठीक है। डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ सागर विजन इन सेफगार्डिंग इंडिया मैरीटाइम इंटरेस्ट, यानी कि भारत से रिलेटेड जो सागर विजन है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देने की बात की जा रही है। आखिर आर्टिकल क्यों आया है तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं पहले, फिर हम लोग चीजें समझेंगे। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक मीटिंग को चेयर किया गया यूएन के अंदर में, और यहां पर यूएन क्लोज के बारे में बात की गई। तो यूएन क्लोज के बारे में भी आप लोगों से बातें करूंगा डिटेल में, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यहां पर बोला गया कि एक तरीके तड़का हुआ पानी, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो बातें की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वो कई सारी कंट्री को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए कि कैसे कैसे कंट्री क्या क्या कर रही है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक न्यूज मैंने डिस्कस की थी कि यूएसए जो है अपना जहाज लेकर घूमा, इंडिया के एरिया में भी आकर घुसा, चाइना के में भी घुस जाता है जाकर। वो कहता है कि वो यूएन क्लोज को नहीं मानता है क्योंकि यूएसए उसका पार्टी नहीं है, तो वो उसको नहीं मानता है। तो इसके चलते कई सारी इस तरह की हरकतें देखने को मिलती है। पहले ये यूएन क्लोज है क्या, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोग के माइंड में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। बेसिकली यूएन क्लोज को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, तो इसको यूएन क्लोज बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे घर में आप लोग पिंटू, मिंटू, चिंटू, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसके भी यहां पर कई सारे नाम है। कोई पिंटू बोलता है, कोई चिंटू, कोई यहां पर बोलता है यूएन क्लोज, कोई बोलता है लॉ ऑफ द सीज, ठीक है, या फिर कोई बोलता है लॉ ऑफ द सीज ट्रीटी, तो ये भी इसी के नाम है। ये तो एक तरीका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है तो उसका कितना एरिया होना चाहिए, इस एरिया में इस कंट्री का कितना हक होना चाहिए, तो इसके चलते आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि कहां तक आप लोग का इंटरनल वाटर होगा, यानी कि यहां तक आप लोग का इंटरनल वाटर है, हमारे देश का पानी है यहां तक। फिर आप लोग आगे चलकर यहां पर कहां तक आप लोग यहां पर टेरिटोरियल जो सी होगा, कहां से आप लोग का कॉन्टिगुअस जो जोन स्टार्ट होगा, कहां से आप लोग का एक्सक्लूसिव जोन होगा, इसी तरीके से कहां हाई सी है, इंटरनेशनल स्पेस कहां पर है, कहां नेशनल स्पेस आप लोगों की यहां पर फ्लाइट नहीं उड़ानी है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहां पर है, तो द एरिया, ये सारे जो डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग एरिया के बेस पर, ठीक है। तो ये सारा जो डिवीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, ये सारा डिवीजन आप लोगों को यूएन क्लोज के हिसाब से देखने को मिलता है कि अच्छा ये कंट्री का ये एरिया है। तो ये यूएन क्लोज जो थे ये बेसिकली इनको साइन तो किया गया था 1982 में, पर लेकिन जब इंप्लीमेंट किया गया था इनको 1994 में। अब तक यहां पर 60 कंट्री ऐसी हैं जिसको रेटिफाई कर चुके हैं। ये जो रेटिफिकेशन होता है बेसिकली पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, इसमें हमारी कंट्री भी इसको ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है, यानी कि रेटिफाई कर चुकी है। वैसे पार्टी इसके अंदर 168 है, पर लेकिन अब तक कई सारी कंट्री ऐसी जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। इसमें से यूएसए भी आप लोगों को एक ऐसा देखने को मिलेगा जिसने इसको नहीं मानता है। इसके अंदर आप लोगों को जो लैंग्वेज है ये है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेज आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो देखिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि फ्रीडम ऑफ द सीज ये किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पुराने टाइम पर जो यूएन क्लोज जिसको आज के में आप लोग बोल रहे हैं इसको फ्रीडम ऑफ द सीज बोला करते थे। तो फ्रीडम ऑफ द सीज कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पर ये 17वीं सेंचुरी का था। फिर मॉडर्न चीजें होगी तो मॉडर्न नाम आ गए। पहले आप लोगों को देखने को मिलता कि एक तरीके से कि महेंद्र प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, इस तरीके से नाम देखने को मिलते थे। आज के में चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, गिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो टाइम के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है, टाइम के हिसाब से जो पैटर्न चेंज होता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये चीजें भी चेंज नजर आ रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था 1982 में, साइन किया गया 1982 में, और 1994 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इससे पहले जो प्रॉपर एक जो जगह थी जिसको यहाँ पर यूज किया जाता था, प्रॉपर एक तरीका था, वो था यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन। तो 1958 में जेनेवा कन्वेंशन था बेसिकली, जिसमें 4 पैटर्न को फॉलो किया जाता था इसमें, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिगुअस जोन है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ पर हाई सीज, फिशिंग और इसी के साथ में कंजर्वेशन ऑफ जो लिविंग रिसोर्सेज है उसके बारे में बात की जाती थी। तो यहाँ पर ये था पहले जो पैटर्न फॉलो किया जाता था। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये आ गया 1982 में, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जो लीगल फ्रेमवर्क है मैरीटाइम अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करें
तो देखिए इसको यहाँ पर मैंने बताया ना कि लो ऑफ द सीज भी बोले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर जो यूएन क्लोज है यहाँ पर ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर डिवीजन दिखा रखा है ना ये, तो टोटल ये 5 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। पहला इंटरनल वाटर हो गया, दूसरा टेरिटोरियल सी हो गया, तीसरा कॉन्टिगुअस जोन हो गया, चौथा जो एक्सक्लूसिव जोन हो गया, पांचवा यहाँ पर हाई सीज हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो कंफ्यूज मत होना, 5 पार्ट में यहाँ पर ये डिवाइड करता है जो यहाँ पर पानी है कि हाँ यहाँ तक ये पानी है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो फ्रेमवर्क तैयार करता है कि मैरीटाइम स्पेस किस तरीके से यूज करना है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊं, मान लीजिए हमारी कंट्री तो देखिए एक तरीके से ओपन है, काफी बड़ा एरिया हमारा, लगभग हमारी कंट्री कितने राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पर इस बाउंड्री को टच करते हैं, मतलब ओशन के साथ में खुले, बताइए, बहुत बार आप लोगों को बता चुका कितने राज्य हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे पास में स्पेस है अपना, आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। पर लेकिन सोचिए हम लोग बोलने लगे नेपाल के बारे में, नेपाल तो कहीं पानी से कनेक्ट नहीं है, तो नेपाल के स्पेस के बारे में कौन बात करेगा। तो इसलिए कम से कम पानी को ढंग से यूटिलाइज किया जाए, सबका हक है, कुछ ना कुछ सबके हिस्से में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर यूएन क्लोज लाया गया कि जो लैंडलॉक कंट्री है उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस प्रोवाइड कराया जाए, जिसके चलते अलग अलग ऐसा नहीं कि दावा दिखा रहा है इंडिया बोले कि पूरा इंडियन ओशन यहाँ पर मेरे नाम से, तो ये पूरा एरिया मेरा हो गया, जैसे चाइना बोलते हैं ना कि ये पूरा एरिया मेरा हो गया, तो वैसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो यूएस से बोलने लगे पूरा यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन मेरा हो गया, तो ये नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों से पूछे कि यूएन क्लोज के हिसाब से हमारी कंट्री के जो मैरीटाइम स्फीयर में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो यहां पर बात करें तो बांग्लादेश आता है, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, इसी के साथ में इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव, यानी कि ये टोटल मिलाकर 7 कंट्री ऐसी हैं जो कि हमारी कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री को टच करती हैं। फिर से सुनिएगा, मैं आप लोगों को नॉर्मल बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल तरीके से हमारी कंट्री को जो टच करने वाली कंट्री है वो कौन कौन सी है, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश हो गया 1, ठीक है, म्यांमार हो गया 2, भूटान हो गया 3, ये नेपाल हो गया 4, पांचवा हो गया क्या, ये हो गया यहाँ पर ये चाइना, ठीक है, छठा हो गया क्या, ये हो गया पाकिस्तान, सातवां कौन है, याद है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, बताया था कई बार। तो ये हो गया आप लोगों के लिए अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके 7 कंट्री टच करती है। तो ये कंट्री मैंने आप लोगों को बताई जो बाउंड्री टच करती है, ठीक है। इनको आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको इंक्रीजिंग से लेकर डिक्रीजिंग जो बाउंड्री एरिया है हमारी कंट्री के साथ में टच करता है, उसके एरिया में आप लोगों को लिखना है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉर्डर टच कौन करता है, उसके बाद में कौन करता है, तो ये बताइएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने कल आंसर भी नहीं बता पाया था, तो जो कल आंसर पूछे थे और परसों आंसर पूछे थे वीडियो के एंड में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर अभी इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, पर लेकिन मैं यहाँ पर जो बातें कर रहा हूँ वो बात की जा रही है बेसिकली जो किसके बारे में, वो बात की जा रही है मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में, ओशन के फील्ड में किस किस के साथ में हमारे कनेक्शन है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यानी कि इस वाले एरिया में जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, म्यांमार हो गया, यहाँ पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिल जाएगा नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये टोटल हमारी कंट्री की 7 ही तो हो गई लैंड बाउंड्री और 7 ही हो गई मैरीटाइम बाउंड्री, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया ना माइंड में, कंफ्यूजन नहीं रखना है बेसिकली यार। बेसिकली आप लोग लेक्चर भी देखो, टाइम भी लगाओ और कंफ्यूजन रहे तो फिर मजा नहीं है। तो इसलिए अच्छे से चीजों को समझकर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो यहाँ पर अपनी बातें रखी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इनके सराहनीय काम आप लोग बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से जो यूएन यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डिबेट स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट इंडियन प्रीमियर है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट इंडियन लीडर है जिनके द्वारा ऐसा कुछ किया गया। तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में कम से कम एक डिस्कशन होता है ना किसी चीज के ऊपर, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। मान लीजिए आप लोगों को कोई बात बुरी लग गई मेरी, ठीक है, और मैं बोलूं कि यार आप लोग बात तो करो कि बुरी क्या लगी, उसके ऊपर बातें कर लेते हैं तो चीजें सोल्यूशन निकलेगा। आप लोग बोले कि नहीं बात नहीं करनी है, बस बुरी लग गई तो लग गई, ठीक है, हमको तो बुरी लग गई यानी कि उस चैनल पे वीडियो क्यों अपलोड कर दी, हमको तो बुरी लग गई, हम तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार मतलब रीजन तो सुन लो कि क्यों अपलोड की है, तभी तो मतलब एक तरीके रीजन तो पता होना चाहिए ना। तो वही ना कि यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हाँ मैरीटाइम डिस्प्यूट क्यों चल रहे हैं, तो तभी तो बातें समझ में आएगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि डिस्कस करेंगे तो कम से कम और ज्यादा क्लैरिटी आएगी थॉट में कि हाँ ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है। तो इसी के बारे में इसको आगे लेकर चलने की बात की है, फोकस किया गया। इसके चलते एक तरीके से जो डेवलपिंग मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन उसमें देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर किसका कितना क्लेम है और किसका कितना काउंटर क्लेम है। जैसे कि मैं बोलूं मेरा ये एरिया है, आप लोग बोलो कि हमारा ये एरिया है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे चाइना वाला फंडा है ना। चाइना की 9 डैश लाइन के बारे में सुना होगा ना, अगर पूछे कि 9 डैश लाइन किसकी है तो चाइना की है, याद रखना।
ये 9 डैश लाइन क्या बोलती है? बोलती है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ये लपेटे में इसने ले लिया, ये मेरा है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा बोला जाता है। इसमें कुछ एरिया जो है यहाँ पर इनका बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखते हैं बुर्नोई का एरिया भी आता है, वो बोलता है मेरा है। यहाँ पर फिलीपीन बोलता है ये वाला एरिया मेरा है, ठीक है। यहाँ पर वियतनाम बोलता है कि ये वाला एरिया मेरा है। तो सबके आपस में ओवरलैप हो गए, यहाँ पर सारे आपस में बेसिकली लड़ते रहते हैं। और चाइना ताकतवर है तो चाइना की दादागिरी चलती है। तो वही बात है, कोई बोलता है क्लेम कि ये मेरा है, कोई बोलता है काउंटर क्लेम कि ये मेरा है। इसके ऊपर अगर डिस्कशन होगा तो और अच्छी सी क्लैरिटी आएगी ना। तो किस तरीके से मैरीटाइम जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना है वो भी रहेगा, उनके अब्यूज नहीं देखने को मिलेगा, नहीं ये तो मेरा ही, हम निकालेंगे यहाँ से। तो किसी कंट्री की सोवरेनिटी को हर्ट होता हुआ नहीं आएगा। जैसे यूएस से बार बार जाता है, घूम कर आ जाता है कि मैं तो मानता नहीं भाई साहब यूएन क्लोज जैसी कोई चीज है। मैं तो रनिंग करने गया था सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो मुझे लगा सोचा कि इंडिया के मैरीटाइम एरिया में क्यों घुमाऊं, तो भले ही किसी को कुछ भी लगता रहे, मैं तो पहले से ही करता हूं, मेरे तो ये गंदी आदत है, मैं तो हमेशा ही से यही करता हूं। अबे यार तुम्हारी गंदी आदत होगी, दुनिया तो मान रही है, तुम नहीं मान रहे तो क्या मतलब है, ठीक है। ये थोड़ी ना कि सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग बोले नहीं हम तो दिवाली करेंगे, क्योंकि सबको हमें मतलब नहीं है, हम तो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, हमारा मन है। चलो तुम्हारा मन है तो अपने घर में करो ना, कहां पब्लिक में आते आते घूम रहे हो, लोग चाटे मारने स्टार्ट करते हैं तुम्हारे, फिर तुम ताकतवर हो तो इसका मतलब थोड़ा ना कुछ भी करोगे। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर चाइना और रशिया भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कहां पर, जैसे यूएस से हमारे पानी में अगर घूम गया, ऐसे ही चाइना और रशिया घूम के चले जाते हैं। चाइना कहां पर और रशिया कहां पर घूमकर चले जा रहे हैं, रशिया घूम करके चला गया, रशिया ने तो पूरा ब्लैक सी ही हथिया लिया। तो इसके बारे में आगे चलकर जिस तरीके से यूक्रेन का एरिया था यहाँ पर ये, और क्रीमिया पूरा हथिया लिया इसने, और यहाँ पर पूरे ब्लैक सी पर रशिया अपना दबदबा दिखा रहा है। तो चाइना और रशिया की भी हरकतें गंदी हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। यानी कि ऐसी हरकतें वो कंट्री कर रही है जिसके पास में ताकत है। इसका मतलब ये कि वो दूसरी कंट्री कुछ मान नहीं रहे, वो यूएन क्लोज, यूएन को भी कुछ नहीं मान रहे। इसका मतलब यूएन को तो कोई ताकतवर चीज रही नहीं गई है अगर इस तरीके से आप लोग हरकतें करोगे। तो ये इस तरीके की कंडीशन जो निकल कर आ रही है ये सही नहीं है। तो ये चीजें हम लोग को सुधारनी है। जिसका जितना एरिया है, जिसका जितना क्लेम किया गया इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, उसको मानो यार। ये कौन सा तरीका, इस तरीके से आप लोग जाकर इंटरफेयर कर रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर पंचतंत्र का सिद्धांत दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। इवन अगर रिकमेंडेशन, अगर एक तरीके से नहीं वे फॉरवर्ड में लिखने के लिए भी आया आप लोगों को कि डिस्प्यूट मैरीटाइम अगर हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन निकालना है, तो लिखे लिखा है पॉइंट है, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। तो इनको आप लोग जाकर तुरंत ऐसे ही चिपका दीजिएगा, शानदार आंसर मिलेंगे। बात की जा रही है कि 5 पॉइंट है जिनको लेकर हम लोग एक तरीके से मैरीटाइम एरिया में सिक्योरिटी और कोऑपरेशन कर सकते हैं। पहला तो रिमूव करना है बैरियर, एक तरीके से कि एक तरीके से रिमूविंग द बैरियर टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड। यानी कि जो भी मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए हम लोग बोले कि हम लोगों को यहां से जाना है, यहां से व्यापार करना होते हुए, और चाइना बोले नहीं हम लोग यहां से नहीं जाने देंगे, ये तो हमारा एरिया, हमसे परमिशन लेकर जाओ। तो एक तरीके से लेजिटिमेटी, ये लेजिटिमेसी तो हुई नहीं, एक तरीके से सही तो हुआ नहीं है कि चाइना एक तरीके से अधिकार दिखा रहा है इस तरीके से, और ये गलत तरीके से अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए, तो इनको रिमूव करना है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक तरीके सेटिंग करना है मैरीटाइम डिस्प्यूट। कल को अगर लड़ाई हो जाती है, चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है, जापान को लेकर, चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है, फिलीपीन को लेकर, तो इस तरीके से अगर इस एरिया में कोई लड़ाई चल रही है तो उसको सेटल करो पीसफुली, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, यानी कि यूएन क्लोज के हिसाब से, जिसको मानते नहीं हो आप लोग, ठीक है, तो उसको आप लोगों को लेकर चलना है। तीसरी बात बोलेगी कि ज्वाइंटली फेस करना है जो नेचुरल डिजास्टर, कल को कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, इस तरीके कंडीशन बन रही है पानी से रिलेटेड, तो मिलकर काम करो ना वहां पर। तो मैरीटाइम अगर कोई थ्रेट होती है किसी भी तरीके से, अगर कोई नॉन स्टेट आकर एक्टर इस तरीके से, मान लीजिए तालिबान कल को पूरा चीजों को कंट्रोल कर लेने लगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मिलकर काम करो कि तालिबान की ऐसी हरकतों को रोका जा सके। पर नहीं, सारी कंट्री अपने ऊपर फोकस करेगी, जब मर मुरा जाएंगे बहुत सारे लोग तब जाकर ये निकल कर सामने आएंगे। तो मिलकर अगर कोई ऐसा डिजास्टर होता है तो उसको मिलकर सुलझा लो, ऐसा बोला जा रहा है। इसी के साथ में प्रिजर्व करना है यहाँ पर मैरीटाइम इन्वायरमेंट और जो रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं कि पता चला सारी मछलियां खत्म कर दी, सारे जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं जो उसको सारे निकाल कर एक कंट्री ले गया, सारे निकाल कर, ठीक है, ऐसा भी तो होना है ना। कम से कम इस तरीके से यूज करो ताकि अगर मछलियां हैं तो उनको, जो प्रेग्नेंट मछलियां उनको छोड़ो, जब उनके जो अंडे देने का, बच्चे देने का टाइम होता है तब उनको कम से कम आप लोग उनको टच ना करो। तो वो सारी चीजें, तो एक तरीके से रिसोर्सेज को प्रिजर्व भी आप लोग को करना है और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ऐसा बोल सकते हैं। एनकरेज करना है ताकि जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी बना सके, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस डर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं। एनकरेज करना है कि रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करें। तो ये 5 पॉइंट, 5 सिद्धांत प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो काफी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर निकल सकता है, पर लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि मानने के लिए सामने वाली पार्टी तो तैयार नहीं है।
तो कैसे उनको मनाओगे? तो इसी के चलते जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक तरीके से यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है वो है यूएन क्लोज। ये एक तरीका यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेबल है यहाँ पर ओशन के अंदर, इंक्लूडिंग अगर कल को चलकर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो काउंटरिंग इलिसिट एक्टिविटी यानी कोई गलत एक्टिविटी अगर होती है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो इंडिया के पास में अभी काउंसिल की पावर है, हम लोग यहाँ पर चेयरपर्सन है, तो हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। इसी के चलते हम लोग ऑलरेडी ऐसे एरिया में काम कर भी रहे हैं। जैसे कि सागर मिशन के बारे में आप लोगों से बात कर लूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक मिशन है, इसको सागर मिशन बोला गया। इसके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। किस रीजन? इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो इंडियन ओशन रीजन के लिए 2005 में इसको हमने लॉन्च किया था। ये बेसिकली इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को कैसे कोऑपरेट करके चल सकते हैं और कैसे मैरीटाइम जो सिक्योरिटी हम लोग बनाकर रख सकते हैं अपने पड़ोसी जो देश है उनके साथ में, उसको फोकस देकर इनके द्वारा चला गया। नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, इसी के साथ में इंक्लूसिव, कोऑपरेटिव और रेस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये ऑलरेडी हम लोग सागर मिशन में बोल चुके हैं। यानी कि जो अभी ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं, इसका आधा खाका आप लोगों को सागर मिशन में देखने को मिल जाएगा जो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग इसको आगे लेकर चले। बिल्कुल ऐसे से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो गुजरात में ऑलरेडी वो देख चुके हैं कि क्या क्या दिक्कत रहती है, किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उनके पास में एक एक्सपीरियंस है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जाकर बैठे तो उस एक्सपीरियंस को यूज करके एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पुरानी अगर एक एक्सपीरियंस से आप लोग फ्यूचर में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरीके से अगर सागर में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं तो यहां पर आप लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर लेकिन आप लोग के इंटेंशन पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे इंटेंशन रखते हो कि हाँ इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है। तो सागर जो है यहाँ पर ये अगर आप लोग देखते हैं तो कई सारी और भी पॉलिसी है, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, प्रोजेक्ट सागर माला हो गया, प्रोजेक्ट म्यूजियम हो गया, ठीक है, जो सॉरी प्रोजेक्ट मौसम, म्यूजियम नहीं मौसम, ठीक है। तो ये सारी कई सारे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड, ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ब्लू इकोनॉमी अगर सुधर जाती है तो देखिए क्या क्या होगा, ट्रेड ढंग से हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए कई सारी जॉब क्रिएट होगी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात करें, जैसे आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं, तो 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर पाएंगे। मैरीटाइम कनेक्टिविटी अगर रहेगी तो अच्छे से सामान को एक जैसे दूसरी जगह पर ले जा पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ऊपर आप लोग काम करने की जरूरत है। अगर इन चीजों के ऊपर हम लोग काम कर पाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ही होगा बहुत सारे लोगों का विकास, आप लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा होता है यहाँ पर नजर आएगा। और इतने सारे लोगों को अगर फायदा होगा तो लाइवलीहुड मिलेगा, तो लोग जो है अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी की तरीके से जी पाएंगे। तो ये तरीका आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सागर के बारे में मैंने बोला आप लोगों को, तो आप लोगों से कुछ लिखने के लिए आए तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे कि इंडियन ओशियन जो बेसिकली जो विजन सागर है, ठीक है, तो एड्रेस किया गया था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको IORA बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब सागर मिशन को स्टार्ट किया गया। उन्होंने बोला कि ओवर विजन फॉर द इंडियन ओशियन रीजन इज टू रूटेड इन एडवांस कोऑपरेशन इन ओवर रीजन and to use our capability for benefit of all in our common maritime home। यानी कि एक तरीके से सबका साथ सबका विकास, कॉमन भाषा में ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि सागर मिशन में ऐसा करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? सिक्योरिटी करेंगे, यहाँ पर कोस्टल एरिया में किस तरीके से यहाँ पर अपने कंट्री के भी और आसपास वाले एरिया के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, कलेक्टिव एक्शन किस तरीके से ले सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि बस सब कुछ खत्म कर दिया, और मैरीटाइम एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ में। तो सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कलेक्शन जो बेसिकली कलेक्टिव एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैरीटाइम एंगेजमेंट, तो ये सारी चीजें सागर मिशन के तहत आती है। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, अब उसके आंसर देने में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होना चाहिए, तो उसका आंसर दीजिएगा। बाकी आगे आर्टिकल में कई सारी बातें ये बोली जा रही है कि जैसे साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है कि पूरा साउथ चाइना सी है, ब्लैक सी में रसिया पूरा कंट्रोल करके बैठ गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें सही नहीं है। अभी ब्लैक सी के ऊपर तो बहुत सारा बवाल भी हुआ। जब यहां पर बात करें ब्लैक सी के अंदर में, तो क्रैच स्टेट, सी ऑफ एजोव जो है यहां पर, इनके ऊपर कमेंट भी किया गया, जो मिस्टर बिल्कन है यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, तो उसके चलते यूक्रेन का जो पावर थी वो रसिया के द्वारा हथिया ली गई। तो ये बातें अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर सी ऑफ एजोव कहां पर है, तो याद रखिएगा यूक्रेन के नीचे क्रच एक स्टेट है जो कि सी ऑफ एजोव के साथ में ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार के लिए, खासकर जितना ज्यादा ये न्यूज में रहा है, ठीक है। इसी के साथ में सी ऑफ मारमरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एजियनियन सी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर इस्तांबुल हो गया तुर्की। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया इस एरिया के बारे में, तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, और कई बार तो मैं रिपीट कर चुका हूं, कई बार नैनो मैगजीन में और कई बार यहां पर, ठीक है।
तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, देखिए प्रेसिडेंट तो हम लोग बन गए यहाँ पर, लेकिन हम लोगों के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को चतुराई से काम करना पड़ेगा नेगोशिएशन करने के लिए। कई सारे विवादों में कई सारी पावर घिरी हुई है, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, तो उसको कैसे रिजोल्यूशन लेकर आना है, तो उसके ऊपर हम लोग को ढंग से काम करना पड़ेगा। कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैसे ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं, उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि आसान काम नहीं है हम लोगों के लिए इस चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करना, कई सारे तरीके पर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। आगे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यूएन क्लोज जो है उसके अंदर अगर बात करें तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ टीथ। लैक ऑफ टीथ जैसे हम लोग बोले कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग बोलते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में पावर नहीं है, ठीक है। यहां बस रिकमेंडेशन दे सकता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। कई बार हम लोग बोलते हैं सीबीआई जो है वो एक तरीके से तोता बंद है पिंजरे के अंदर में, तो इसका मतलब ये था कि इनके पास में खुद की ऑटोनॉमी नहीं है, इतनी इतनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली पावर यहां पर आप लोगों को यूएन क्लोज के अंदर भी बोला जा रहा है कि लैक ऑफ टीथ है इन्फोर्स करने का। तो वो देखना पड़ेगा कैसे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम लोग ऐसा तैयार कर सकते हैं ताकि सब मिलकर उसके ऊपर काम करें और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आए। यानी कि कल को चलकर कोई भी खड़ा है और तान के अपना एक तरीके से तान के अपनी लाठी और बोलने लगे नहीं यहां पर ऐसा करेंगे, हमारी दादागिरी, हम ऐसा करेंगे, नहीं। पूरा सबको यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा यूएन क्लोज के ऊपर। इंडिया को तो मानना ही मानना है क्योंकि इंडिया पार्ट है इसका। यूएसए जैसी कंट्री को भी इसके अंदर लेकर आओ ताकि वो कल को घर से जहाज लेकर चले और बोला कि मैं तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं, इंडिया और चाइना के रीजन में घूम के आ रहा हूं, फालतू में टेंशन क्रिएट करने वाली, तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलता है घूमकर सब जगह कि हाँ मैं ये नहीं मानता हूं कि ये तुम्हारा रीजन है, तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, गंदी हरकतें जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये पूरा आर्टिकल जिसमें मैंने कई सारे आर्टिकल इंक्लूड कर दिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आर्टिकल के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया। अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए, कहीं डिस्कस करने के लिए आ जाए, कुछ ऐसे लिखने के लिए आ जाए, कहीं क्वेश्चन आंसर लिखना है, कहीं इंटरव्यू में देना है, किसी को समझाना है, तो हर तरीके से चहुमुखी विकास आप लोगों का होगा, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे चलेंगे, अब बात करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पर जो आज के कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल वो है, आप लोग देख ही रहे हैं, तालिबान ने बर्बरतापूर्ण काम कर रखा है। पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो 3 रुपए लेस है तमिलनाडु के अंदर में, तो ये बोला जा रहा है क्योंकि वहां पर बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसी के चलते इनके द्वारा ये बातें सामने रखी गई है। और भी कई सारी बातें छोटी मोटी जो कि याद रखते हैं। वैसे नॉर्मली आप लोगों को पता है बेस प्राइस क्या है यहाँ पर पेट्रोल का और डीजल का अगर बात करें, और उसके बेस पर हाँ सेंट्रल का टैक्स कितना लगता है यहाँ पर लगभग 36% और स्टेट का लगता है लगभग 23%। तो ये टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोगों को पता है इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके चलते एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये अच्छा लगा मुझे, अगर उत्तर प्रदेश में किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसको आप लोग जाकर देख लेना, आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। कई सारी चीजें यहां पर बता रखी है, काफी बड़ा था ये, तो पूरा एडवर्टीजमेंट है कि क्या क्या कहां चेंज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं इसको पूरा डाउनलोड कर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम पर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर चिंता में है कि उनका जो वीजा खत्म होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर जाना, तो वो बात कर रहे हैं कि वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी बची रहे। तो ये देखिए क्या कंडीशन हो रखी है, लोग अपने देश में जाना चाहते हैं पर इनके देश में कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे हैं, इतनी बुरी माहौल बन चुका है। इंडिपेंडेंस डे की तैयारी की जा रही है, तो सबसे पहले तो एडवांस में आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बाकी कल तो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। आसाम असेंबली जो है उसके द्वारा काउ प्रोडक्शन बिल पास कर दिया गया है, तो गाय की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन जो बिल नाम इसका नाम रखा गया 2021 का, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है काफी, जिसके बारे में याद रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाए जा रहे हैं जिसके चलते प्लास्टिक को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। 2022 तक का सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करेंगे, तो जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होती है यूज एंड थ्रो वाली, तो उनको आप लोग भी यूज न करें, बच्चे इससे देश को फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी जो जवानों के द्वारा काफी एक तरीके से साहस का काम किया गया। आप लोगों को पता है कि दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर मार दिया गया हमारे जवानों के द्वारा, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड म्यूजियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च कर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड म्यूजियम ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, ठीक है। कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2021 तक का, तो याद रखिए क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। बाकी यहाँ पर आप लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस डे की यहाँ पर तैयारी चल रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। यहाँ पर बोला कि नो नीड फॉर फर्दर WHO वायरस जो ओरिजिन प्रोब, यानी कि चाइना बोला है कि फिर से WHO के नाम पर कोई भी चाइना वो वायरस की जो चेकिंग नहीं होगी, ऐसा बात इनके द्वारा बोली जा रही है, यानी कि नहीं चाहते कि पता चले कि वायरस कहां से निकल के रहा है, ठीक है। बाकी क्रिकेट को आप लोग एंजॉय कर रहे हो, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यहाँ पर बी, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं वियतनाम से होकर यहाँ पर गुजरता है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका बी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में पसंद आया तो बताइए कैसा लगा लेक्चर। यहाँ से जाकर PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना, सॉरी यहाँ से, ठीक है,
यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। देखिए 5 घंटे के लेक्चर को आप लोग 5 सेकंड के अंदर रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट जरूर किया कीजिए कि लेक्चर कैसा लग रहा है, 10 में से कितने मार्क्स देंगे। और बाकी आसपास फरिए पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।